बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चैपमैन्स 5th एडिशन बुक से एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.11 सॉल्व करेंगे और जिसके लिए स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो बिफोर स्टार्ट आइए हम पहले ये पढ़ चुके हैं जो इसके ट्रांसफार्मर मॉडल्स हैं। ये है रेफर टू द प्राइमरी साइड और ये रेफर टू द सेकेंडरी साइड है। और उसी तरह इसके सिंप्लीफाइड वर्जन है जब हम ये एक्साइटेशन ब्रांच को अगर हम निकाल दें, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो की मकदार बहुत कम है, तो इसको इजीली हम निकाल सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो ये सर्किट बन जाएगा हमारे पास। और इसी तरह जो सेकेंडरी साइड है वो ये दूसरी सर्किट है। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इन दोनों को यूज करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 100 MVA 230 to 115 किलोवोल्ट डेल्टा वाई 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर, और ये उसके पर यूनिट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वगैरह दिए हुए हैं। और इसमें ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लें हम कि ये 100 MVA इसका पावर हो गया, ये ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा है और ये वाई कनेक्शन है। तो इसके 230 115 का मतलब है कि प्राइमरी साइड 230 है और सेकेंडरी साइड 115 है। अब ये 3 फेज है, तो इसलिए आप इसको हम एक्चुअली सॉल्व करने के लिए हम एक एक फेज सिर्फ लेते हैं, तो वो ध्यान में रखना होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको जैसे हमने कहा कि सिंप्लीफाइड हम डायग्राम दे लें एक फेज का, ये वाला डायग्राम अगर हम ले लें तो इसमें अब ये पैरामीटर्स देख लेते हैं। पर यूनिट रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.015 पर यूनिट, तो ये रेजिस्टेंस है जिसको आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ये 0.015 पर यूनिट है। इसी तरह रिएक्टेंस है 0.06 pu और आर सी 100 pu, तो ये आर सी 100 pu लिख लिया, और एक्स एम जो है वो 20 pu है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। ये सेकेंडरी साइड है और ये प्राइमरी साइड है और ये लाइन करंट इसमें है। तो अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर सप्लाइज अ लोड ऑफ 80 MVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो ये लोड है, लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ वन फेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम हमने फिगर 2.26 में पढ़ा था, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अब इसको समझना जरूरी है। ये सेकेंडरी करंट है या लाइन करंट, सेकेंडरी करंट हम कह सकते हैं। जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसको हम रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे लेते हैं। उसके बाद ये आर और मल्टीप्लाई बाई आई, ये प्लॉट है। अब ये चूंकि यहाँ पे आई है, ये आई एस है, तो ये उसके साथ पैरेलल में हम इसको ड्रॉ करते हैं। और एक्स इक्वल और आई एस जो है और उसके साथ जे भी है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 90 डिग्री पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। और जहाँ पे इसके लिमिट ख़त्म हो जाए उसको ज़ीरो के साथ जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा वी प्राइमरी आ जाता है, वी इनपुट आप कह रहे हैं। तो ये ध्यान में रहे, हमने इसको ड्रॉ करना है। तो अब जब हम पीयू में जाएंगे तो हमारे वो जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आई जो है वो आई एल एस यानी आई लाइन सेकेंडरी, पीयू यहाँ ये हो जाएगा, ये वी सेकेंडरी पीयू हो जाएगा, और इसी तरह ये तमाम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पीयू हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने देखा सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट करना है, आई सेकेंडरी पीयू। तो ये क्या है, कैसे इसको निकालेंगे? तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि जो एक्चुअल वैल्यू है लाइन करंट के, उसको हम बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पीयू वैल्यू आ जाता है। ये पीयू कैलकुलेट करने का तरीका ये है, यानी लाइन करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट विल गिव अस द पर यूनिट वैल्यू। अब लाइन करंट कितना है उसके लिए हम इस पावर फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे
कि पावर फार्मूला जो होता है वो होता है √3 VLS ILS, यानी अब ये हम टोटल 3 फेज के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 फेज पावर √3, तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ILS जो है वो S डिवाइडेड बाई √3 VLS। S आपको याद होगा कि ये कॉम्प्लेक्स पावर में कैपिटल लिखते हैं और ये अपरेंट पावर में सिर्फ S लिखते हैं। ओके, अब ये जो सिनेरियो है, अब यहाँ पे पावर क्या है, अब ये देखिए लोड कनेक्टेड है, तो अब हम इसको देखिए लोड कनेक्टेड, तो इसको हम देखेंगे कि अब यहाँ पे लोड 80 MVA है। तो अब ये इस करंट को निकालने के लिए हम इस 80 MVA को यूज करेंगे। तो ये हमने S की जगह पे 80 MVA हमने लिख दिया, और √3, और VLS कितना है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंडरी साइड है वो 115 kV है, यानी सेकेंडरी साइड इज 115 kV, तो हम 115 kV हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने लाइन करंट निकाल दिया 402 एम्पेयर आ गया, यानी ये करंट आ गया। अभी हमें चाहिए बेस भी चाहिए, तो बेस के लिए हमेशा आप जो गिवन वैल्यू होता है, जो 3 फेज वैल्यू है सर, उसको हमने यूज करना है। तो बेस के लिए ऑलवेज फ्रॉम दी रेटेड पावर। रेटेड पावर क्या है इस ट्रांसफार्मर के, जैसे यहाँ पे देखिए 100 MVA, तो 100 MVA रेटेड पावर, इसको हम लिखेंगे, और √3, और VL बेस वही है, चूंकि सेकेंडरी साइड पे हम हैं तो 115 यूज करेंगे। तो ये बेस वैल्यू हमारे पास आ गया 502। तो अब ये वैल्यू भी आ गया, तो अब यहाँ से हम ILS PU निकाल लेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करके, और ये पावर फैक्टर 0.8 है, तो हम कॉस इनवर्स थीटा ले लेंगे एंगल के लिए। तो ये आ गया 0.8 एंगल -36.87। ये अब हमारा ये करंट जो है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमने इसको रेड से शो कर दिया कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं। फेजर डायग्राम का सिर्फ एक पोर्शन अभी हमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो है ये रेफरेंस होता है, तो इसको हम 1 मानते हैं और एंगल इसकी 0 ले लेते हैं। तो अब इस डायग्राम को हम, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम को लेके आगे चलेंगे कि हमने ये मालूम करना है, VP मालूम करना है पर यूनिट, तो उसको हम यहाँ से लेके चलेंगे। अब VS, जैसे मैंने कहा कि इसको रेफरेंस हम लेते हैं सेकेंडरी को, तो वो हम ले लेंगे। बहरहाल यहाँ से VSPU प्लस जो इसमें ड्रॉप है वो VSPU प्लस I इंटू Z इक्विवेलेंट। अब इसको Z इक्विवेलेंट कह रहे हैं हम, और Z इक्विवेलेंट बेसिकली क्या है कि R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और X, इस तरह से हम इसको ओपन करके लिख लिया। अब इनके वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये रेफरेंस है, इसके वैल्यू 1 लेते हैं इन टर्म्स ऑफ PU, और इसके एंगल 0 लेते हैं। ILS हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 0.8 हो गया, और R इक्विवेलेंट PU क्या है 0.015, तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे हम आ जाते हैं, 0 पॉइंट करंट वही है, और ये हो गया 0.06 PU। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.039, और एंगल हो गया 1.07। अब इसको दो तरीके से, जैसे मैंने बताया कि प्रेफरेबल तरीका ये है कि हम यहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम R इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद X इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा VP आ जाएगा। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बुक में दिया हुआ, उस बुक में उसने ये किया है कि जी, यानी ये जो इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल में दिया हुआ, ये इसको ड्रॉ कर लिया, इसको VS को रेफरेंस ले लिया, और VP चूंकि हमने कैलकुलेट किया था 1.03, तो उसको प्लॉट कर दिया। याद रहे कि ये एंगल सिर्फ 1.07 है, इसको ड्रॉ करने के लिए जरा बड़ा करके दिखाया गया। एनीवे, तो अब मैं प्रेफर करूंगा कि हम इसको लेके चलेंगे। तो अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तमाम। तो ये हमारा ऑलरेडी था, इसके वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.0,
फिर आई एल एस आर इक्विवेलेंट, आप चाहें तो यहाँ से ये जो कैलकुलेट किया था वैल्यू हमने ये वाला, इसको यहाँ पे आप लिख लें, ना भी लिखें कोई बात नहीं। इसी तरह ये जो सेकंड वाला है वो ये एंगल आ गया, और ये फाइनल एंगल जो यहाँ से निकला वो हमारा वी पी यू हो गया 1.039 एंगल 1.07। तो ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज आ गया। तो इस तरह से फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर बैंक अंडर दीज कंडीशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, यही इन टर्म्स ऑफ पी यू में है कि वी पी पी यू माइनस वी एस पी यू फुल लोड या रेटेड लोड पे डिवाइडेड बाय वी एस फुल लोड पी यू। तो अब ये हम इस डायग्राम से भी ये तमाम वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये हमारा वी पी आ गया 1.039 और ये हमारा 1 आ गया, ये भी 1 है नीचे। तो अब ये वैल्यूज पुट करके हमें वोल्टेज रेगुलेशन आ गया इसका 3.9% आ गया। ये पार्ट बी हो गया जी। पार्ट सी पे कह रहा है, स्केच द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द लो वोल्टेज साइड ऑफ वन फेज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो स्केच करने को कह रहा है, तो ये इस तरह का स्केच हो गया हमारा जो लो वोल्टेज साइड पे ये सर्किट था। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट ऑल द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंसेस रेफर टू द लो वोल्टेज साइड। तो जो इम्पीडेंसेस है उनको कैलकुलेट करना है। अब जब यहाँ पे ऑल द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंसेस की बात कर रहा है, तो ये पीयू में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि इनको ओहम्स में आप निकालें, जो वैल्यूज हैं इनके ओहम्स में आप निकालें। ये पीयू में तो ऑलरेडी गिवन है, इसको ओहम्स में निकालना मेन सवाल ये है। तो इसके लिए भी हमने जो पीयू का फॉर्मूला है हमने यहाँ पे देखा कि अगर जेड निकालना है तो जेड एस पी यू क्या होगा कि जेड जो एक्चुअल है उसको जेड बेस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जेड इक्वल जो है वो जेड बेस मल्टीप्लाइड बाई जेड एस ई पी यू। तो अब जेड बेस हमें एक्चुअली मालूम करना है पहले, ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो जेड बेस के लिए बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस। जैसे हमें आर पावर का जो फॉर्मूला हम यानी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, या आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर फॉर्मूला है वो है। लेकिन ये एक और बुक जो है पावर सिस्टम एनालिसिस बुक में इसको ज़रा बेहतर तरीके से समझाया गया है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे कॉपी कर ली। और वो है कि बेस इम्पीडेंस बराबर होगा बेस वोल्टेज इन किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस MVA फॉर 3 फेज। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज करके हम जेड बेस निकालेंगे। अब हमारा जो है यानी ये VL KV है और एस बेस 3 फेज MV। अब यानी VL KV हमारा कितना था, लो वोल्टेज साइड 115 KV था क्वेश्चन में दिया हुआ, और एक्चुअल 3 फेज का जो पावर दिया हुआ वो 100 MVA दिया हुआ। तो इसके ज़रिए से हमें जेड बेस निकल आया 133 ओम। तो जब जेड बेस निकल आएगा तो वहाँ से हम बाकी चीज़ों को भी हम निकाल सकेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। अब ये देखिए कि ये फॉर्मूला, इसको अब हम यूज़ करेंगे। जेड बेस हमें अब पता चल गया, ये तमाम हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो उसके ज़रिए से अब देखिए ये हमारे ये दिया हुआ आर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे सिर्फ जेड बेस के साथ, यानी 0.015 को 133 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ओम हो गया। 0.6 को मल्टीप्लाई किया और इसी तरह 100 को मल्टीप्लाई किया और 20 को मल्टीप्लाई किया। तो अब जो हमारा एक्चुअल सर्किट इन टर्म्स ऑफ ओम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और यही आंसर रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया पार्ट सी। अब पार्ट डी में कह रहे थे, डिटरमिन द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर अंडर द कंडीशन ऑफ पार्ट बी। तो पहले हम लॉसेस को देख लेते हैं। द एक्चुअल लॉसेस इन द सीरीज रेजिस्टेंस। तो लॉस जो हम वॉटेज में आपको पता है कि लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है, तो जो सीरीज सर्किट में यहाँ पे लॉस होगा, तो इस लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे।
उसके लिए हमें क्या होगा जी कि पावर यानी पावर लॉस इन आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे है वो बराबर होगा एस जो पावर बेस है उसके साथ पावर आर इक्विवेलेंट इन पी यू में। अब पावर आर इक्विवेलेंट इन पी यू यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या होगा कि आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट पी यू। आई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो अब हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये हमारा आई कैलकुलेटेड था तो अब यहाँ पे एस आ गया जी 100 MVA जो बेस के लिए और ये इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे करंट की सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी स्क्वायर कर लिया इसको और आर इक्विवेलेंट 0.15 है तो ये लॉस हो गया इन द सीरीज रेजिस्टेंस। इसी तरह सेकंड लॉस होगा वो इस पैरेलल रेजिस्टेंस में जो है ये एक्साइटेशन ब्रांच के जो है उसमें द एक्चुअल लॉस इन द एक्साइटेशन रेजिस्टेंस इज वही फॉर्मूला है कि पावर एक्साइटेशन होगा एस बेस मल्टीप्लाई बाई पावर एक्साइटेशन इन पी यू और पी यू अब यहाँ पे ये देखिए वी स्क्वेयर ओवर आर होगा तो वी पी स्क्वेयर पी यू ओवर आर और वी पी हमने 1.03 तो उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब इसमें आ जाए 100 MVA आ गया और यहाँ से ये 1.039 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जो है वो 100 PU है वो हमने लिख लिया। तो ये आ गया सेकंड लॉस। तो ये दोनों लॉसेस आ गए तो इसका पहला हिस्सा निकला है। अब हमने एफिशिएंसी निकालना है। अच्छा तो ये हम निकाल चुके थे जी लोड ये है। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पावर आउट डिवाइडेड बाई पावर इन मल्टीप्लाई बाई 100%। अब पावर आउट तो ऑलरेडी गिवन है लोड हमें गिवन है और पावर इन क्या होगा कि अगर लोड के लॉसेस प्लस जो ये इसमें लॉस है और जो इसमें लॉस है तो हम पी इन की जगह पे लिख लेंगे पी लोड प्लस पी आर इक्विवेलेंट सीरीज वाला और पी एक्साइटेशन ब्रांच वाला। अब इनके वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ये 80 मेगा ऑलरेडी लोड है 80 MVA वो लिख लिया। यहाँ पे भी 80 ये हमने कैलकुलेट किया था 0.96 और ये दूसरा जो है 1.08 मेगावाट। तो ये एफिशिएंसी आ गया 97.5%। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन एक आध दफ़ा वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। शुक्रिया।